वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट देख रहे हैं। उसमें अब तक हम लोगों ने अन्य सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। अब इसका आखिरी चरण हम लोग कैपेसिटर देख रहे हैं। और कैपेसिटर लेसन में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल कनेक्शन, और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको बताए थे। आज कुछ और न्यूमेरिकल्स बनाने के पहले हमें एक टॉपिक समझना होगा, एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर। जैसे देखिए, रेजिस्टेंस, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस जुड़ा होता है। मान लीजिए दो रेजिस्टेंस है, R1 और R2, और ये किसी सोर्स से जुड़ा हुआ है। तो जो वोल्टेज होगा दोनों में, चूंकि सीरीज में है तो डिस्ट्रीब्यूट तो होगा ही। और इस रेजिस्टेंस में पावर डिसिपेट होता है, यानी दोनों रेजिस्टेंस में पावर खर्च होता है। तो कैपेसिटर में क्या फर्क है कि अगर किसी कैपेसिटर को जोड़ दिया जाए किसी सोर्स से, ये बैटरी V है, इसमें मान लीजिए वोल्टेज V1, इसमें वोल्टेज V2, ये कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस C1 और ये C2, दोनों में अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप होगा जो इस टोटल वोल्टेज का सम होगा। लेकिन रेजिस्टेंस वाले सर्किट से ये फर्क है कि इसमें रेजिस्टेंस में पावर लॉस नहीं होता है। जो एनर्जी चार्ज स्टोर करने में बैटरी द्वारा खर्च होगा वो इन दोनों कैपेसिटर में स्टोर हो जाता है। उसी को कहते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, और उसका हम लोग एक्सप्रेशन लाएंगे। एक सर्किट में बनाता हूं। जैसे देखिए, एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी C है, और इसको हम V वोल्ट के किसी, चलिए यहाँ वोल्टेज मत बताइए, मतलब किसी सोर्स से इसको हम जोड़ देते हैं। तो इस सोर्स से जोड़ने के बाद इस कैपेसिटर के प्लेट पर चार्ज जमा होंगे। जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उस पर नेगेटिव चार्ज। तो एक प्लेट पर +Q चार्ज हो गया और एक प्लेट पर -Q। तो हम लोग कहेंगे कि यह कैपेसिटर Q अमाउंट से चार्ज हो गया। तो एक बात समझ लें कि जैसे जैसे इसके प्लेट्स पर चार्ज बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसके प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा, उतना पोटेंशियल डिफरेंस बिल्डअप हो जाता है। तो अब जो हम लोग अभी करेंगे काम, उसमें ये दिखाएं कि एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी C है उसको किसी सोर्स से जोड़ते हैं। तो इस कैपेसिटर पर चार्ज इकट्ठा होना शुरू होता है, और जब तक इस कैपेसिटर के प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाता है तब तक मान लीजिए कि इसके प्लेट्स पर चार्ज Q इकट्ठा हो जाता है, यानी ये कैपेसिटर Q अमाउंट से चार्ज हो गया। मैं थोड़ा जगह बनाता हूं बोर्ड पर, उसके बाद आपको आगे डेराइव करके दिखाऊंगा। अब देखिए, ये कैपेसिटर कैपेसिटी C है और इसको किसी सोर्स से जोड़ दिया गया है, और इनिशियली कैपेसिटर के प्लेट पर चार्ज 0 है, और जब तक इस पर चार्ज Q इकट्ठा होता है तब तक इसके प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाता है। तो यहां देखिए, चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर Q = CV। इसके अनुसार हम लोग लिख सकते हैं V = Q/C। V = Q/C। अब इसके बाद देखिए, चूंकि ये चार्ज जो सोर्स ने सेंड किया है, सेंड करने में कुछ से कुछ वर्क डन से ये सोर्स को करना पड़ेगा। तो इसके बाद हम लोग निकालेंगे
the small amount of work done in charging the capacitor by a very small amount dq। तो वो हो गया छोटा सा वर्क डन dw इस कैपेसिटर को dq अमाउंट से चार्ज करने पर, और dq अमाउंट से जब चार्ज कर रहे हैं उस वक्त इसके प्लेट्स पर पोटेंशियल डिफरेंस v है। इस बात को थोड़ा सा समझने की क्या बात है कि जैसे कैपेसिटर को जीरो अमाउंट से हम लोग किसी मैक्सिमम अमाउंट v नॉट तक मान लीजिए इसमें पोटेंशियल बिल्डअप करेंगे और उस समय मैक्सिमम चार्ज इसके प्लेट पर मान लीजिए क्यू नॉट हो जाता है। तो ये चार्ज करते समय किसी वक्त मान लीजिए इसके प्लेट्स पर जैसे जीरो से जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा इसके प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा। तो मान लीजिए कि चार्ज जीरो से बढ़ते बढ़ते प्लेट्स पर जब तक क्यू होता है तब तक इसके प्लेट्स पर पोटेंशियल डिफरेंस वी हो जाता है, और इस वक्त जब प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस भी है एक बहुत ही छोटे अमाउंट से चार्ज और करते हैं, यानी अब इस पॉइंट पर इस पर चार्ज हो गया Q प्लस डी क्यू, यानी कि ये इस वक्त पोटेंशियल मान लीजिए कि इस समय भी है और भी पोटेंशियल पर कैपेसिटर के प्लेट्स पर चार्ज है, चार्ज हुआ डीक्यू अमाउंट से चार्ज हुआ। तो ये डीक्यू अमाउंट से चार्ज करने पर जो वर्क डन करना पड़ा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू डी क्यू, ये फॉर्मूला पुराना है, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज वर्क डन होता है, ये आप जानते हैं। तो अब इस v के जगह पर v की वैल्यू बैठाते हैं q बाई सी, ये हो गया डी डब्ल्यू। तो ये छोटा सा वर्क डन हुआ कैपेसिटर के प्लेट्स को dq अमाउंट से फर्दर चार्ज करने में, यानी कि ये वो कंडीशन है कि अब तक q अमाउंट से चार्ज हो गया और फर्दर dq अमाउंट से चार्ज करने में कितना छोटा सा वर्क डन करना पड़ा dw। अब आगे देखिए, अब देखिए, अब लिखेंगे द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर बाई क्यू, उसके बाद ये W इज इक्वल टू हो गया, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि कैपेसिटर को हमने जीरो से Q तक चार्ज किया और ये एक्सप्रेशन यहाँ पे रहेगा Q बाई सी विच इज इक्वल टू Q बाई सी इंटू डी क्यू, और इंटीग्रेशन में से आपको पता है कि कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो होती है वो तो कांस्टेंट है, तो ये हो गया आपका Q डी क्यू और लिमिट हो गया 0 टू Q। एक एक्सप्रेशन आपको इंटीग्रेशन का मालूम होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, इसका फॉर्मूला है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो इसी प्रकार यहां पर मान लीजिए q डी क्यू है, तो q के ऊपर कुछ भी पावर नहीं है तो 1 है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो q टू द पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, तो ये इंटीग्रेट होके हो गया q स्क्वायर बाई 2, यानी इसी के हिसाब से अब ये इंटीग्रेट होने के बाद ये आपका वर्क डन हो जाता है 1/c और इंटीग्रेट होके हो गया q स्क्वायर बाई 2 और ये लिमिट पुट हो जाएगा। ये आपको पता ही है कि पहले वेरिएबल यानी जिसके रिस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेट किया है q के रिस्पेक्ट में, तो वहां पहले अपर लिमिट रखेंगे, यानी q के जगह पर q रखेंगे, तो q स्क्वायर बाई 2 और फिर माइनस का चिन्ह देके लोअर लिमिट जो 0 है वो रखेंगे, तो 0 स्क्वायर बाई 2 होगा, तो ये तो 0 ही हो गया, तो ये एक्सप्रेशन आ गया q स्क्वायर बाई 2c। अब चूंकि आपको ये पता चल गया कि इस कैपेसिटर को Q अमाउंट से चार्ज करने में सोर्स ने कितना वर्क डन किया Q स्क्वायर बाई 2c, तो यही वर्क डन कैपेसिटर के प्लेट्स पर एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और उसके बाद लिखेंगे कि देयरफॉर एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज गिवन बाय E इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2c,
एक फॉर्मूला ये हो गया। और उसके बाद सिंस Q इज इक्वल टू CV होता है, तो देयरफॉर एनर्जी स्टोर्ड Q के जगह पर CV बैठाएंगे, तो ये एक और फॉर्मूला आ जाता है, एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू हाफ CV²। ये दो फॉर्मूले आप याद रखेंगे। अब देखें इसको लिखेंगे कैसे। हम लिखेंगे, लेट अस कंसीडर दैट ए कैपेसिटर of capacitance C is connected across a source। फिर उसके बाद लिखेंगे कि let the capacitor is charged to potential V at any time instant, यानी किसी भी क्षण कैपेसिटर जो है V पोटेंशियल तक चार्ज हो जाता है। फिर उसके बाद फुल स्टॉप, और आगे लिखेंगे द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर एट दैट इंस्टेंट इज गिवन बाय, फिर लिखेंगे Q इज इक्वल टू CV, फिर आगे वही लिख देंगे V इज इक्वल टू Q बाई C। अब आगे लिखेंगे द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सोर्स इन चार्जिंग द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर बाय ए वेरी स्मॉल अमाउंट dQ। फिर उसके बाद लिखेंगे dW इज इक्वल टू V इंटू dQ। फिर इसी को सिंप्लीफाई कर दिया, यानी V के जगह पर Q बाई C डाल दिया। उसके बाद लिखेंगे नाउ द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर बाई Q, तो W इज इक्वल टू, और इसी एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करते हुए यहां तक आएंगे, तो ये फाइनल वर्क डन हो गया कि कैपेसिटर को 0 अमाउंट से Q अमाउंट तक चार्ज करने में कितना वर्क डन हुआ। अब उसके बाद लिखेंगे कि दिस मच वर्क डन बाय द सोर्स इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एज इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर उसके बाद ये यही वर्क डन जो है उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो गया, यानी इतना ही एनर्जी उसके प्लेट्स पर स्टोर हुआ है। फिर आगे मैंने आपको बताया ही है, ये एक्सप्रेशन कंप्लीट हुआ। इसके बाद मैं आपको एक न्यूमेरिकल इसी पर आधारित बताऊंगा, उस पर आप ध्यान दीजिए। अब देखिए, मैं ये एग्जाम्पल लिया हूं, इसमें फिगर पे जरा गौर कीजिए। ये सोर्स है यानी बैटरी है, और बैटरी के दोनों टर्मिनल्स पे इधर जुड़ा हुआ है C3, और इधर C1 और C2 का सीरीज कॉम्बिनेशन जुड़ा हुआ है। यानी आप कह सकते हैं कि पॉइंट A और B जो बैटरी के टर्मिनल्स हैं, इन्हीं टर्मिनल्स पर C3 अकेला जुड़ा हुआ है, और इन्हीं टर्मिनल्स पर C1 और C2 का सीरीज कॉम्बिनेशन जुड़ा हुआ है। ये तो मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं है कि C1 और C2 कैसे सीरीज में है। मैंने आपको कल बताया था कि C1 और C2 के कनेक्शन के बीच से अगर कोई तीसरा कनेक्शन नहीं निकला है तो ये सीरीज में कहलाएगा। यानी फाइनली ये समझे कि C1 और C2 का सीरीज कॉम्बिनेशन C2 के साथ पैरेलल में है, और सोर्स दिया हुआ है 12 वोल्ट का। तो इसमें क्या फाइंड करना है वो देखिए। फाइंड करना है सबसे पहले कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। दूसरा चीज आपको फाइंड करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर C1 एंड C2, और तीसरा फाइंड करना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, और चौथा चीज फाइंड करना है एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लाएंगे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लाने के लिए पहले इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व करें। तो C1 और C2 के सीरीज कॉम्बिनेशन का नाम हम दे देते हैं C12। इसके लिए फिगर बना देना अच्छा होगा, ताकि एग्जामिनर यानी चेक करने वाले बढ़िया से समझ लें कि आप किसको सॉल्व किए हैं। तो यहाँ फिगर आप बना दीजिए सॉल्यूशन में, जहां आप दिखा देंगे कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और ये C1 है, और ये C2 है, और इसी का कैलकुलेशन हम कर रहे हैं 1/C12, यानी C1 और C2 का जो कॉम्बिनेशन है उसका नाम हमने दे दिया है C12, और चूंकि सीरीज है तो 1/C1 और 1/C2। और ये देखिए C1 की वैल्यू रखेंगे 6 माइक्रोफराड, C2 की वैल्यू 12 माइक्रोफराड, तो ये आ गया 1/4, यानी 1/C12 का वैल्यू 1/4 आ गया। देयरफॉर C12 इज इक्वल टू
4 माइक्रोफराड, ये हो गया। अब ये जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है इसके साथ पैरेलल में है, तो टोटल कैपेसिटेंस के लिए पहले ये फिगर बना लेते हैं। यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो दोनों मिलकर के एक हो गया, इसके बदले हम यहाँ बना देते हैं C12, और ये रहा सोर्स और ये रहा कैपेसिटर C3। अब देखिए, तो ये दोनों C12 जो कि C1 और C2 का कॉम्बिनेशन है और C3 दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो टोटल कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू C12 प्लस C3। C12 की वैल्यू हम लोगों ने लाया है 4 माइक्रोफराड और C3 की वैल्यू है 2 माइक्रोफराड। तो ये टोटल आपका C का वैल्यू आ गया 6 माइक्रोफराड। टोटल कैपेसिटेंस जो इस सर्किट का ले आना था वो आ गया। अब लाना है आपको पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C1 एंड C2। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C1 एंड C2 के कॉम्बिनेशन का नाम हमने दिया है C12। तो इसी को लिखिए पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C12, दैट इज C1 एंड C2। यानी C1 और C2 पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, तो ऐसे करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, तो एक बात ध्यान देना है कि पोटेंशियल दोनों में लाने के लिए पहले चार्ज लाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, चार्ज ऑन C12 पे चार्ज लाते हैं। तो ये आपका हो गया C12, यानी इस बैटरी से जो चार्ज इसको मिलेगा तो वो हो गया, उसका नाम मान लीजिए हमने दे दिया Q1 इज इक्वल टू CV होता है। तो इन दोनों का कंबाइंड कैपेसिटेंस जो है C12 है और वोल्टेज वही मिल रहा है V, और C12 की वैल्यू हम लोग कितना लाए हैं 4 और वोल्टेज है 12। तो ये हो गया 48 माइक्रो कूलम। यानी C12 पे इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे चार्ज है 48 माइक्रो कूलम। और मैं पहले बता चुका हूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल चार्ज चला है यानी 48 माइक्रो कूलम, वो दोनों पे रहेगा, C1 पर भी और C2 पर भी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर चार्ज ऑन C1 एंड C2 बराबर 48 माइक्रो कूलम, चार्ज आ गया। अब उसके बाद इन दोनों पे वोल्टेज ला देते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C1, पहले C1 पे पोटेंशियल ड्रॉप लाइए, तो उसका नाम, इस पर कितना वोल्टेज है उसका नाम हमने V1 दे दिया। V1 इज इक्वल टू Q बाई C। तो चार्ज इधर चला है Q1 और बाई इसका कैपेसिटेंस है C1। Q1 की वैल्यू कितनी है 48 माइक्रो और C1 की वैल्यू 6 माइक्रो। तो ये आपका आ गया V1 8 वोल्ट, माइक्रो माइक्रो कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि C1 पे पोटेंशियल डिफरेंस है यानी वोल्टेज है 8 वोल्ट। तो टोटल वोल्टेज इधर से 12 वोल्ट आपने दिया है, 8 वोल्ट इसमें ड्रॉप हो गया। तो जाहिर है कि 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो C2 पर हम पोटेंशियल ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि 4 वोल्ट होगा, लेकिन आप उसको कैलकुलेट करके भी दिखा सकते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C2 पे पोटेंशियल ड्रॉप देखें तो इस पर पोटेंशियल मान लीजिए V2 है। V2 इज इक्वल टू Q2, सॉरी चार्ज तो इस दोनों पे चार्ज सेम ही है जो कि Q1 चार्ज है। इधर से Q1 चार्ज चला है तो दोनों पे Q1 ही रहेगा, Q1, और इसकी कैपेसिटी है C2। Q1 की वैल्यू हम लोग ला चुके हैं 48 माइक्रो और C2 की वैल्यू है 12 माइक्रो। इस प्रकार V2 आ गया 4 वोल्ट। अब आप क्लियरली देख चुके हैं कि C1 पे 8 वोल्ट, C2 पे 4 वोल्ट, और इन दोनों को सम करेंगे तो टोटल वोल्टेज के बराबर आ गया। अब देखिए इस पर भी चार्ज और वोल्टेज दोनों लागे।
वोल्टेज तो इसको लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ये तो अकेला 12 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, तो इसके प्लेट्स पर पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट ही होगा। चार्ज ला देते हैं, यानी चार्ज ऑन कैपेसिटर C3। चार्ज लाते हैं, तो अब देखिए Q इस पर चार्ज मान लीजिए कि इधर से Q1 आया, Q1 तो उस पर माना है, Q1 इधर माना है हमने, इधर Q2 मान लीजिए, Q2 इज इक्वल टू C3V, और C3 की वैल्यू है 2 माइक्रोफैराड, और वोल्टेज मिल रहा है इसको 12। ध्यान दीजिएगा कि इस पर चार्ज ला रहे हैं तो Q इज इक्वल टू CV होता है, और इसकी कैपेसिटेंस हमने C3 माना है, और वोल्टेज इधर से V मिल रहा है, यानी C3 की जगह पर हम डाल दिए 2 माइक्रोफैराड, और वोल्टेज कितना दिया है 12 वोल्ट। तो ये आ गया आपका Q2 की वैल्यू 24 माइक्रो कूलम, यानी कि C3 कैपेसिटर पर चार्ज है 24 माइक्रो कूलम। अब देखिए चार्ज भी सब पर आ गया। अब हमें लाना है एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। तो देखिए सबसे पहले ये आप लिखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन C1। अब मेरे पास जगह कम है तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ एनर्जी स्टोर्ड इन C1, तो उसका नाम हमने दिया है E1। तो फॉर्मूला अब आपकी मर्जी है, क्योंकि इस पर आपने पोटेंशियल भी पता कर लिया है, चार्ज भी पता कर लिया है, तो अब आपकी मर्जी है कि एनर्जी स्टोर्ड के लिए आप हाफ CV स्क्वायर फॉर्मूला लगाएं या Q स्क्वायर बाई 2C लगाएं। तो चलिए मैं लगाता हूं Q स्क्वायर बाई 2C। तो चार्ज इस पर आया है Q1 और कैपेसिटेंस है C1। Q1 की वैल्यू यहां पुट करेंगे आप 48 माइक्रो कूलम, और 2C के जगह पर पुट करेंगे 6 माइक्रो। इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। तो Q1 के जगह पे हो गया 48 माइक्रो चूंकि नंबर है, देखिए मैं कूलम नहीं लिख रहा हूं, लेकिन माइक्रो नंबर है, माइक्रो का मतलब होता है 10 पावर माइनस 6, तो उसको मैंने लिखा है, और इसका स्क्वायर हो गया, और ये 2C1 का वैल्यू 6 माइक्रो। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करने में क्या है कि यहाँ 48 माइक्रो का होल स्क्वायर है, तो 1 माइक्रो तो इस माइक्रो से कट जाएगा। अब आपके पास क्या बचा, 48 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6। ध्यान दीजिए ऊपर में 1 माइक्रो बचा है, 1 माइक्रो रहने दीजिए, और इसको आप कैंसिल करा दीजिए, तो ये हो गया आपका 48 इंटू 8, और ये 2 से कैंसिल करा दीजिए, तो ये हो गया 24, और ये माइक्रो बचा हुआ है। अब ये सॉल्व होके हो गया 192 माइक्रो जूल। तो देखिए चूंकि SI यूनिट में सॉल्व कर रहे हैं, तो एनर्जी का भी SI यूनिट जूल यहाँ पुट होगा, यानी यहाँ आपको क्लियर दिख रहा होगा कि कैसे मैंने इस पर एनर्जी स्टोर सॉल्व किया। अब देखिए एनर्जी स्टोर्ड हमने C1 पे ला दिया। अब लिखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन C2, और उसको हम सॉल्व कर रहे हैं E2 इज इक्वल टू, तो ये हो गया, इस पर भी चूंकि इस रास्ते Q1 चार्ज है, दोनों पे चार्ज Q1 ही है, Q1 स्क्वायर बाई 2C2, और Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू 48 माइक्रो, 2 बार मैंने लिख दिया, स्क्वायर है इसीलिए, और ये 2 और C2 की वैल्यू 12 माइक्रो। अब यहां देखिए 1 माइक्रो कट गया, ये कट के 4 और ये कट के 24। अब आपका हो गया 96 माइक्रो जूल, यानी E2 आ गया 96 माइक्रो जूल। इसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन C3, E3 लिखा उसको हमने, और वो भी डाल दीजिए उस पर, इधर चार्ज हमने C3 पर Q2 माना है, तो Q2 स्क्वायर बाई 2C3। तो ये देखिए, चलिए मैं इसको दूसरे फॉर्मूला से सॉल्व करके दिखाता हूं, कुछ फॉर्मूला से भी चार्ज आ जाता है, हाफ CV स्क्वायर। इसकी कैपेसिटी C3 है और वोल्टेज V मिल रहा है, वैल्यू पुट करते हैं, हाफ C की वैल्यू है 2 माइक्रो, और वोल्टेज है 12 वोल्ट, तो उसका स्क्वायर कर दिया, ये 2 कैंसिल आउट, 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा 144, और 1 माइक्रो बच गया है, यानी 144 माइक्रो जूल।
इस प्रकार आप क्लियरली समझ गए कि कैपेसिटर C1 पे एनर्जी स्टोर्ड, तो Q1 चार्ज इन दोनों पर है, तो वही Q1 स्क्वायर बाई 2 C1 वैल्यू पुट कर दिया है हमने। Q1 के जगह पे 48 माइक्रो और 2C के जगह पे 6 माइक्रो सॉल्व करके मैंने दिखा दिया आपको। फिर एनर्जी स्टोर्ड इन C2, तो इस पर भी चार्ज Q1 ही है, Q1 स्क्वायर अपॉन 2C2 सारे वैल्यूज पुट कर दिया है हमने। फिर उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन C3, तो इसको मैंने दूसरा फॉर्मूला से भी सॉल्व करके आपको दिखा दिया, हाफ CV स्क्वायर, तो इसकी कैपेसिटी है C3 और वोल्टेज है V, ये भी सॉल्व हो करके आ गया। 2 कैंसिल आउट हो गया है और ये मल्टीप्लाई करके 144 माइक्रो जूल। चूंकि सारे चीज हम लोग SI यूनिट में पुट करेंगे तो हमारा आंसर भी SI यूनिट में यानी जूल में आया है। अब इसके बाद आगे आप ऐसा और कई न्यूमेरिकल आज बनाएंगे, कल मैं अपने तरफ से भी कुछ बताऊंगा।